नेपाल हिमालय के गोद में बसा एक शांत देश, लेकिन बीते 48 घंटों में यहाँ पर जो हुआ उसने पूरे साउथ एशिया को हिलाकर रख दिया। Every corruption in the country from the local level to federal level. 8 सितंबर को प्रदर्शन रोकने के लिए आंसू गैस, रबर की गोलियां और जिंदा गोलियां इस्तेमाल की, जिसमें 19 से ज़्यादा लोग मारे गए और 400 से ज़्यादा लोग घायल हुए। ये नेपाल के इतिहास का सबसे खतरनाक मंजर था। सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ यह विवाद देखते ही देखते पॉलिटिकल तूफान में बदल गया। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट देश छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। संसद भवन जल उठा और सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल था। ये सवाल आज सबके मन में है, क्या यह सिर्फ एक जनता का गुस्सा था या इसके पीछे कोई गहरी इंटरनेशनल चाल चली गई। पीछे कुछ सालों में एशिया के छोटे छोटे देशों में एक कड़ी बार बार चौंकाती है। 2021 में म्यांमार में सेना का तख्ता पलट, 2022 श्रीलंका में आर्थिक संकट और राजापक्सा परिवार का पतन, 2024 बांग्लादेश में स्टूडेंट का आंदोलन और सरकार का गिरना, 2025 अब नेपाल में सोशल मीडिया से बैन विरोध शुरू हुआ और सरकार को ही पलट दिया। क्या ये सिर्फ एक कॉन्सिडरेशन है या कोई इनविजिबल पावर जिसे लोग डीप स्टेट कहते हैं, पर्दे के पीछे से इन इवेंट को डायरेक्शन दे रही है। इन ऐप्स बैन लगाने में सरकार का लॉजिक था डेटा प्रोटेक्शन और नेशनल सिक्योरिटी, लेकिन लोगों ने इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर अटैक माना। प्रोटेस्ट शुरू हुआ और 8 से 9 सितंबर में काठमांडू के सड़कों पर हजारों लोग आ गए। संसद भवन पर हमला हुआ, सरकारी बिल्डिंग्स में आग लगाई गई और पूरे 48 घंटे में पूरा पॉलिटिकल वायलेंस हिल गया। लेकिन सवाल उठता है, बैन में अमेरिकन ऐप क्यों चाइनीज ऐप टिकटॉक खुला रखा गया। म्यांमार बेल्ट एंड रोड इनिटिविटी का हिस्सा, नतीजा तख्ता पलट। श्रीलंका पोर्ट हम्बांतोता चाइना को दिया और नतीजा सरकार गिर गई। बांग्लादेश हसीना सरकार ने अमेरिका का दबाव नहीं माना और नतीजा स्टूडेंट मूवमेंट और पावर चेंज। नेपाल ओली सरकार चाइना के साथ करीबी रिश्ता रखी थी और अमेरिकन ऐप्स बैन कर दिए और नतीजा 2 दिन में पूरी तरह सरकार खत्म। क्या ये एक पैटर्न है या अमेरिका और चाइना प्रॉक्सी वार का हिस्सा। डीप स्टेट यानी वो ताकतें जो दिखती नहीं है लेकिन पर्दे के पीछे से सरकार को गिराने और बनाने का काम करती है। इनमें शामिल माने जाते हैं खुफिया एजेंसी जैसे CIA, बड़े कॉरपोरेट हाउस, NGOs और नेशनल इंस्टीट्यूट्स। सभी में सोशल मीडिया का यूज करके यूथ को सड़क पर लाया गया। बिल्कुल वही तस्वीर नेपाल में भी दिखी, लीडरलेस और ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट। नेपाल में जो हुआ उसका असर भारत में भी हो सकता है। भारत पहले भी देख चुका है कैसे मूवमेंट अचानक बड़े रूप में बदल जाते हैं। फार्मर प्रोटेस्ट, CAA प्रोटेस्ट, इन सब में सोशल मीडिया का एक बड़ा रोल क्रूशियल रहा। भारत की डेमोक्रेसी और इंस्टीट्यूट्स मजबूत है, लेकिन सवाल ये है कि अगर भारत के पड़ोसी देश को बार बार स्थिर किया जा रहा है तो भारत को फ्यूचर में भी टारगेट किया जा सकता है। नेपाल के यूथ का डिमांड बिल्कुल जस्टिस थी, फ्रीडम, ट्रांसपेरेंसी और कॉर्पोरेशन का एंड। लेकिन जब भी प्रोटेस्ट वियोलेंस में बदलता है तो देश खुद ब खुद पीछे चला जाता है। नेपाल आज एक क्रॉस रोड पर खड़ा है। क्या ये नया नेपाल बनेगा जहां शांति और स्टेबिलिटी बनेगी? नेपाल की आग सिर्फ नेपाल के लिए सीमित नहीं है, बल्कि ये एशिया के पॉलिटिक्स और भारत के सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा वार्निंग है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये सब एक कोइंसिडेंस है या फिर अमेरिका और चाइना के खींचतान में नेपाल बांग्लादेश 2.0 बन गया है। नेपाल के लोगों से एक ही अपील है, आपकी जीत हो चुकी है, अब अपने देश को जलाइए मत। एक नई पीढ़ी एक नया देश बना सकता है, जहां शांति हो, विकास हो और पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती हो।